हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हम छायावादोत्तर गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने नाटक और उपन्यास साहित्य को पढ़ा। आज की कक्षा में हम कहानी विधा के विषय में जानेंगे। कहानी विधा एक प्रमुख विधा रही है। नई कविता के सादृश्य पर नई कहानी विकसित हुई, मतलब जिस प्रकार से नई कविता विकसित हुई उसी के अकॉर्डिंग नई कहानी विकसित हुई। उसके बाद सचेतन कहानी, एक कहानी आंदोलन भी चले। 1950 ईस्वी के आसपास की कहानियों में व्यक्तिगता पर दबाव बढ़ता गया, यानी 1950 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उसमें क्या हुआ, व्यक्तिगता का दबाव बढ़ता गया, यानी व्यक्तिगता को विषय बना करके कहानियाँ लिखी जाने लगी। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद से हमारा मोह भंग हुआ, अर्थात जो कहानियाँ प्रगतिवाद और मार्क्सवाद को माध्यम बनाकर विषय बनाकर लिखी जा रही थी, अब उनका जो प्रमुख केंद्र है वह व्यक्तिगता बनता जा रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास भी कहानियों में दिखा, किंतु शीघ्र ही स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति रोमानी मोह टूट गया और व्यक्ति एक तरह के अलगाव के घेरे में खड़ा हो गया। हम छायावादोत्तर कहानी की बात यहाँ कर रहे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध में हमें रोमांटिक छद्मावरण से यथार्थ की भूमि पर ला पटका। 1962 में भारत चीन युद्ध ने हमें रोमांटिक छद्मावरण से यथार्थ की भूमि पर ला पटका, जिससे 7वें दशक में संत्रास, अलगाव, बेगानेपन और ऊब से संबंधित कहानी लिखी गई। कब की बात कर रहे हैं हम, 7वें दशक की। प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि किस समय में, किस दशक में संत्रास, अलगाव, बेमानेपन और ऊब से संबंधित कहानियाँ लिखी जाने लगी थी। तो 7वें दशक में लिखी जाने लगी थी। ऑप्शन दे देंगे 5वां दशक, 6वां दशक, 7वां दशक या 8वां दशक। तो हम करेंगे 7वें दशक में इन सभी विषयों को लेकर के कहानियाँ लिखी जाने लगी थी। यशपाल ने प्रगतिवाद के प्रति यशपाल ने प्रगतिवाद से प्रेरित होकर धन की विषमता पर प्रहार किए। उनके कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, अभिशप्त तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये कौन कहता है, यशपाल जी, याद रखेंगे। आधी इनकी कहानियाँ लिखी गई। अज्ञे ने मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष तथा व्यक्ति और परिवेश के संघर्ष का चित्रण अपनी कहानियों में दिखाया है। अज्ञे की प्रमुख जो कहानियों का विषय है वह व्यक्ति के आत्मसंघर्ष और व्यक्ति के परिवेश से संघर्ष से लेकर लिखा गया। इनकी प्रमुख कहानियों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवलरी, ये तेरे प्रतिरूप प्रमुख कहानियाँ रही है। किसकी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवलरी और ये तेरे प्रति रूप। इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री पिरोई है। इस दिशा में अग्रसर होने वाले वे अकेले कहानीकार हैं। खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस, आहुति और दिवाली उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अश्क की कहानियों में विविधता के दर्शन होते हैं। विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी, निर्गुण, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि अपेक्षाकृत नई पीढ़ी के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है, पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है प्रश्न। धरती अब भी घूम रही है कहानी किस प्रकार की है, नए बोध के निकट की कहानी है। कमल जोशी की सिराजी और पत्थर की आंखें चर्चित कहानियाँ रही है। सन 1950 के बाद हिंदी कहानियों में दो विरोधी स्वर सुनाई पड़ते हैं, मूल्यवादी स्वर और विघटित मूल्य के परिवेश में चीख, त्रास और बदले हुए रिश्तों का स्वर। किस प्रकार के दो विरोधी, एक तरफ मूल्यवादी स्वर तो दूसरी तरफ मूल्यों के परिवेश में चीख, त्रास और बदलते हुए रिश्तों का स्वर। 6ठे दशक में ग्रामांचल के साथ साथ कस्बों और नगरों की कहानियाँ भी लिखी गई हैं। ग्रामांचल के कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु के नाम उल्लेखनीय है।
इसके पहले गांव अपने परिपार्श्व की पूर्णता में चित्रित नहीं हो पाए थे, किंतु इन लेखकों ने गांव के जो चित्र या चरित्र प्रस्तुत किए हैं वे मूलतः रोमांटिक हैं। मार्कंडे जी ने कहानी संग्रह लिखे आर पार की माला, मुर्दासराय इन्हीं में इंतजार है। उनके गुलरा के भापा हंसा जाए अकेली के अतीत के प्रति रोमानी दृष्टिकोण दिखाई देता है। मार्कंडे जी की बात हम कर रहे हैं। रोमांटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयतापूर्ण रंग रेणु की कहानियों में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसकी कहानियों में सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयपूर्ण रंग देखने को मिलता है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में रोमांटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयपूर्ण रंग देखने को मिलता है। गांव की धूल माटी, आंगन की धूप, बैलों की घंटियां, धान की झुकी हुई पालियां, गमकता चावल, मेला ठेला, हंसी टिटोली आदि के वर्णन में गांव ही नहीं पूरा अंचल उभर कर आता है। इस दृष्टि से लालपान की बेगम और तीसरी कसम विशेष रूप से द्रष्टव्य है। 60 के दशक की बात अब करेंगे हम। 60 के दशक में युगीन संक्रमण और तनाव की कहानियां दिखाई देती हैं। मोहन राकेश तनाव के कहानीकार हैं। अब आपसे प्रश्न बनाकर यहाँ पूछा जा सकता है कि तनाव के कहानीकार कौन है या किसके संदर्भ में यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो मोहन राकेश की बात हो रही है। मोहन राकेश की कहानियों में मलबे का मालिक, एक और जिंदगी विशेष कहानियां प्रमुख है। उनके कहानी संग्रह है मोहन राकेश के नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। याद रखेंगे, नए बादल, जानवर और जानवर और एक और जिंदगी। राजेंद्र यादव की कहानियों में आधुनिक भावबोध को व्यापक सामाजिकता से जोड़ा गया है। उन्होंने निर्व्यक्तिकता पर विशेष बल दिया है। राजेंद्र यादव ने किस पे बल दिया है? निर्व्यक्तिकता पर। यानी जो नए भावबोध की प्रमुख विशेषता व्यक्तिकता रही है उस पर बल नहीं देकर इन्होंने निर्व्यक्तिकता पर बल दिया है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटी छोटी ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार आदि उनकी कहानी संग्रह है। किसके? राजेंद्र यादव के। कमलेश्वर की बात हम करते हैं। कमलेश्वर की कहानियों में युगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर मिलता है। उनकी कहानियां हैं देवा की माँ, नीली झील, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, यामादा पिट। कमलेश्वर की कहानियों में देवा की माँ, नीली झील, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, यामादा पिट। इसी दशक में नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र आदि कवियों ने अपने अपने ढंग से कहानियाँ लिखी हैं। नरेश मेहता की तथापि निशाजी पर काव्यगत रोमानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तथापि और निशाजी पर किसका काव्यगत रोमानी प्रभाव परिलक्षित होता है? भारती जी ने गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, धर्मवीर भारती की बात यहाँ कर रहे हैं, वो गुल की बन्नो और सावित्री नंबर 2 और बंद गली का आखिरी मकान जैसी कहानियाँ रची है। तो बंद गली का आखिरी मकान क्या है? धर्मवीर भारती की कहानी विधा है और इन्होंने इसके अलावा सावित्री नंबर 2 और गुल की बन्नो कहानियाँ लिखी हैं। लेखिकाओं में मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियवदा, रजनी पन्निका, मेहरुनिशा परवेश आदि प्रमुख हैं। इनका संसार कुछ सीमा तक पुरुषों से अलग है। मनु भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है आदि कहानियाँ संग्रह इन्होंने लिखे हैं। कृष्णा सोबती ने सेक्सजन्य भावुकता को ही उभार कर वे रह जाती हैं। कौन? कृष्णा सोबती। शिवानी की कहानियों में नारी मनोविज्ञान को आधुनिक नए संदर्भों में देखा गया है। उषा प्रियवदा आधुनिक भावबोध की कथाकार हैं। उनका बोध भी नया और भाषा भी अपेक्षाकृत संयमित है। जिंदगी और गुलाब के फूल तथा एक कोई दूसरा उनके कहानी संग्रह हैं। किसके? उषा प्रियवदा के। उन्होंने जो नवीन भावबोध और भाषा है संयमित ली है। 7वें दशक के आरंभ में निर्मल वर्मा की कहानियाँ विशेष चर्चित रही हैं। निर्मल वर्मा की कहानियाँ कई बार पूछी जाती हैं। उन्होंने हिंदी कहानी की परंपरा को छोड़कर अपने को पाश्चात्य परंपरा से जोड़ा।
ये प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कहानीकार हैं जिन्होंने हिंदी परंपरा को छोड़कर, हिंदी परंपरा से अलग होकर पाश्चात्य परंपरा से अपनी कहानी को जोड़कर कहानियाँ लिखी। परिंदे ऐसी ही एक कहानी है जो पाश्चात्य परंपरा से जुड़ी हुई है। उनके लंदन की एक रात, कुत्ते की मौत भी विशिष्ट स्थान रखती हैं इन कहानियों में। 70 के दशक में आधुनिकता बोध को लेकर लिखने वालों में राम कुमार, विजय चौहान, राजकमल चौधरी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 7वें दशक को मोहभंग का दशक कहना उचित होगा। 7वां दशक कहानियों के विषय में मोहभंग का दशक कौन सा दशक कहा गया जाएगा? तो 7वें दशक की यहाँ बात कर रहे हैं। चीन से पराजय के बाद पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ आक्रोश का प्रारंभ यहीं से हुआ है। दशक की कहानियों में ऊब, विघटन और सतही विद्रोहात्मक रवैया अधिक दिखाई पड़ता है। ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल, गिरिराज किशोर, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, ज्ञान प्रकाश काशीनाथ सिंह आदि इसी दशक के अन्य उल्लेखनीय कहानीकार रहे हैं। ज्ञानरंजन की फैंस के इधर और उधर, ज्ञानरंजन की फैंस के इधर और उधर, पिता, दूधनाथ की रक्तपात, तो पिता कहानी एक बार पूछी हुई है परीक्षा में, ज्ञानरंजन की है। गंगा प्रसाद विमल की एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, ऐसी ही कहानियां हैं। गिरिराज किशोर की पेपरवेट कहानी संग्रह प्रमुख है, उल्लेखनीय है। अब हम देखते हैं निबंध विधा के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया। शुक्ल की बात हो रही है यहाँ। वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। शुक्ल जी के समीक्षात्मक निबंधों की परंपरा की अगली कड़ी के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नहीं प्रश्न आदि संकलित निबंधों में उनकी सूक्ष्म पकड़, संतुलित दृष्टि, गत्यात्मकता और रचनात्मकता का परिचय मिलता है। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की लालसा सर्वत्र दिखाई देती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिनके निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लचीला और निरंतर विकासमान है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज इनके प्रमुख निबंध हैं। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में, विचार और वितर्क 49 में, कल्पलता 51 में, विचार प्रवाह 59 और कुटज प्रमुख निबंध लिखे गए हैं। इस काल में जैनेन्द्र का स्थान भी काफ़ी ऊंचा रहा है। उन्होंने अपने निबंधों में दार्शनिक मुद्राओं को अपनाया है। जैनेन्द्र ने किसको अपनाया है? तो दार्शनिक मुद्राओं को अपनाया है। नई अर्थवत्ता के प्रति जागरूक रहने के साथ ही उन्होंने निबंधों में सरसता का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने निबंध में धर्म, राजनीति, संस्कृति, साहित्य, काम, प्रेम, विवाह आदि सभी विषयों पर विचार किया है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेम कई बार पूछा जा चुका है। मंथन, ये और वे, इस ततः आदि उनके निबंध संग्रह हैं। किसके? जैनेन्द्र के। हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा के अग्रदूत शांतिप्रिय द्विवेदी ने समीक्षात्मक निबंधों के अतिरिक्त साहित्येतर विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। वे प्रकृति से तरल, आत्मनिष्ठ और भावुक साहित्यकार थे। उनकी तरलता, सहृदयता और अंतरंगता के दर्शन उनके निबंधों में सर्वत्र होते हैं। संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, व्रंत और विकास आदि उनके प्रमुख निबंध माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दिनकर जी की। रामधारी से दिनकर भी समय समय पर महत्वपूर्ण निबंध लिखते रहे हैं। अर्धनारीश्वर कई बार पूछा जा चुका है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य उनके प्रमुख निबंध रहे हैं। अर्थात दिनकर जी ने प्रसाद पंत और गुप्त पर निबंध लिखे हैं।
उनके निबंधों में मानवीय आस्था का प्रतिफलन हुआ है, जिसका मूल आधार या तो मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक। समीक्षात्मक निबंधकारों में व्यक्तित्व का सर्वाधिक संस्पर्श डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि समीक्षात्मक निबंधकारों में व्यक्तित्व का सर्वाधिक संस्पर्श किसके निबंधों में देखने को मिलता है, तो उत्तर क्या होगा, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में। यौवन के द्वार पर चेतना के बिंब इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चेतना के बिंब भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। आगे अपने निबंधों में अपना अनुभव लिखते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। आत्मनेपद और त्रिशंकु किसके हैं, आगे के निबंध संग्रह हैं में इन्होंने संग्रहित निबंधों में अनुभूत का वैचारिक विश्लेषण मिलता है। आगे ने कुछ निबंध कुट्टी चातन के नाम से भी लिखे हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कुट्टी चातन के नाम से निबंध कौन लिखता था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे लिखते थे। इस नाम से लिखे निबंधों का एक संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। किस शीर्षक से, कुट्टी चातन नाम से जो निबंध इन्होंने लिखे उनमें से एक जो है सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके अन्य प्रकाशित निबंधों में आलवाल, भवंती और लिखी कागज कोरे प्रमुख हैं। साहित्येतर विषयों पर ललित निबंधों की रचना की ओर अनेक लेखक प्रवृत्त हुए हैं। रामरक्ष बेनीपुरी के निबंध गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी में, वंदेवाणी विनायक के 57 ईस्वी में संग्रहित निबंध है। गेहूं भूख का प्रतीक है, तो गुलाब कला और संस्कृति का। रामरक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब की बात कर रहे हैं कि गेहूं यहाँ भूख का प्रतीक है और गुलाब कला और संस्कृति का। श्री राम शर्मा ने शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है, जिसमें साहसिक वृतांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रकृति और अछूती मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों को में चित्रित किया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी के निबंधों में धरती की सौंधी गंध और लोक जीवन की ताजगी देखने को मिलती है, जिसका श्रेय उनकी घुमक्कड़ी जिंदगी को है। धरती गाती है एक युग, एक प्रतीक और रेखाएं बोल उठी उनके निबंध संग्रह है। किसके, देवेंद्र सत्यार्थी के। भदंतानंद गोत्स्यायन के निबंधों में भी उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जहाँ पृथ्वी पुत्र तथा कला और संस्कृति के निबंधों में भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को उद्घाटित किया है, वहीं यशपाल ने अपने निबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया है। चक्करकल्प, देखा सोचा समझा, बात बात में बात। चक्करकल्प, देखा सोचा समझा, बात बात में बात। गांधीवाद की स्वपरीक्षा, न्याय का संघर्ष आदि शताधिक निबंध संग्रहित हैं बनारसी दास चतुर्वेदी के निबंध संग्रह में। साहित्य और जीवन हमारे आराध्य में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण झलकता है। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध अमीर इरादे गरीब इरादे में भावुकता का प्राधान्य है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो निबंध है अमीर इरादे गरीब इरादे, उसमें किसका प्राधान्य है, तो भावुकता का प्राधान्य है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंधों में जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार आदि शैली की स्पष्टता अधिक है। कन्हैयालाल मिश्र के जो निबंध हैं उनमें शैली की स्पष्टता है। भगवत शरण उपाध्याय ने ठूठा आम और सांस्कृतिक निबंध में इतिहास की संस्कृति की पृष्ठभूमि पर निबंध लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र ने अपने चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध संग्रह में भारतीय साहित्य और संस्कृति को लोक जीवन के साथ जोड़ने का उन्मुख प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। कभी कभी इनके जो निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के, इनको क्रम से भी लगाया जाता है। इनके निबंध देखकर यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा निबंध इनका नहीं है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि इनके निबंधों का जो विषय है वह क्या रहा है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को लोक जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास ये अपने निबंधों में करते हैं। और इनके प्रमुख निबंधों में चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई और मेरी राम का मुकुट भीग रहा है।
धर्मवीर भारती ने हल्के फुल्के विनोद द्वारा हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करते हुए ठेले पर हिमालय, कहनी अकहनी और पशंती नामक निबंध लिखे। कुबेरनाथ राय हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। उनके निबंध संग्रह में प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग में सांस्कृतिक संबंधों से झांकते जीवन के आधुनिक आयाम स्पष्ट हुए हैं। तो जो कुबेरनाथ राय हैं, इनके निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से झांकते जीवन के आधुनिक आयाम किस किस में? प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन और विषाद योग। ललित निबंधों की परंपरा को समृद्ध करने वाले अन्य रचनाकार विवेकी राय, फिर बेतलवा डाल पर, लक्ष्मीकांत, मैंने कहा, केदारनाथ अग्रवाल समय समय पर, और लक्ष्मी चंद्र जैन की कागज की किस्सियाँ प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं हास्य व्यंग्य लेखकों में बेडा बनारसी पहले व्यक्ति हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है बेडा बनारसी के संदर्भ में कि पहले ये लेखक हैं जिन्होंने अपने निबंधों द्वारा इस दिशा में पहल की। बेडा बनारसी ने श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी विनोद शर्मा के छद्म नाम से राजभवन की सिगरेटदानी लिखा। श्री नारायण चतुर्वेदी ने किस नाम से? विनोद शर्मा के छद्म नाम से राजभवन की सिगरेटदानी लिखा। 60 के दशक के प्रमुख व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई, केशव चंद्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, भीमसेन त्यागी, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली आदि ने भी काफ़ी संख्या में व्यंग्यात्मक निबंधों की सृष्टि की है। इनमें हरिशंकर परसाई प्रमुख हैं। उनके व्यंग्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबंधित रहे हैं। भूत के पांव, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी इनके प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह हैं। तो आज के लिए इतना ही। अन्य जो गद्य विधाएं हैं उनके संबंध में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।